स्वागत है सभी का लेट्स टॉक यूट्यूब चैनल के इंफोटेनमेंट सीरीज़ में। काफ़ी समय के बाद इनफैक्ट सालों के बाद मैं आपको इस चैनल पे दिख रहा हूँ, लेकिन अब रिसर्च्ड वीडियो आएगी, रेगुलर वीडियोस आएंगी, ऐसी मेरी प्रयास रहेगी। और ये एक नया इंफोटेनमेंट सीरीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से ला रहा हूँ, जहाँ आपको रिसर्च्ड वे में वीकली एक या दो वीडियोस अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पे साइंटिफिक वे में रिसर्च तरीके से आपके सामने लाने की मेरी कोशिश रहेगी इसके तहत। तो बिना समय गंवाए आज इस इंफोटेनमेंट सीरीज जो कि यूट्यूब लेट्स टॉक यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके समक्ष आ रहा है, इसकी पहली एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एक बार पुनः सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत मेरे वीडियो पे। तो पहला एपिसोड, पहली नई जोश, नई ऊर्जा के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो टॉपिक की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं आज 14 नवंबर है, और जो कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज ये टॉपिक करंट में ही है, और आज के दिन इसीलिए ये वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ के रिगार्डिंग जो हमारे समाज में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रिसर्च्ड वे में दूर करने की कोशिश करूँ और लोगों को जागरूकता भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मेरा टॉपिक है रिमिशन ऑफ डायबिटीज़। रिमिशन ऑफ डायबिटीज़। अब रिमिशन का मतलब अगर मैं बात करूं तो रिमिशन से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि अभी कमर्शियलाइजेशन का दौर है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक नए टर्म को, नए कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों के बीच आ रहे हैं, जो है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। रिवर्सल और रिमिशन कहीं ना कहीं एक समान चीज़ें नहीं हैं। रिवर्सल की अगर बात करूं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ को अगर मेडिकल टर्म में रिसर्च वे में देखा जाए, डॉक्टरों की बात सुनी जाए, तो उनका कहना है कि रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि आप डायबिटीज़ से पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर दे रहे हो। लेकिन जो कहीं ना कहीं अभी उसमें रिसर्च चल रहा है, अभी इतना जल्दबाजी आप इस टर्म को नहीं ला सकते, उनका ये कहना है। तो उन्होंने रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर वो आए हैं, और उनका कहना है कि रिमिशन और रिवर्सल अलग अलग चीज़ें हैं। रिवर्सल आप तब क्लेम कर सकते हो जब आप पेशेंट को क्योर कर दोगे, और रिमिशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप पेशेंट को टेम्पररली कुछ महीने, कुछ साल के लिए आउट ऑफ डायबिटीज़ कर सकते हो। और फिर वो एक ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि पर्सन डायबिटीज़ से क्योर हो चुका है, लेकिन हाँ, टेम्पररली कुछ समय के लिए डायबिटीज़ के लक्षण काफ़ी कम हो चुके होते हैं। पेशेंट काफ़ी अच्छा महसूस करता है, और इसीलिए उन्होंने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ जो कमर्शियल बेसिस पे आजकल चलाई जा रही है, उसके बदला रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का रिसर्च वे में काम कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए इसी पे आज हम बात करेंगे। तमाम पहलुओं को छूने की मेरी इस छोटी सी वीडियो में प्रयास रहेगी। और पहला वीडियो है, अगर आपको वीडियो के अंत देखने के बाद कंटेंट के रिगार्डिंग कोई सुझाव होगा तो वो भी आमंत्रित है, बिल्कुल आप सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उन सभी चीज़ों पे भी, पहलुओं पे भी काम कर सकूं। तो रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ की अगर बात करें तो ये टर्म रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के समान आप इसे मत समझिए। मैंने पहले ही इनको डॉक्टर्स क्या करें इसके रिगार्डिंग आपको बात मैंने कही है इस वीडियो में। तो रिमिशन ऑफ डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ बहुत तरीके के होते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, सेवरल कंडीशंस होते हैं डायबिटिक पेशेंट के, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ की बात करें तो बेसिकली ज़्यादातर केसेस में रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ की अगर बात की जाती है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाती है। डॉक्टर सीधा सीधी ये कहना है। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाएगी तो रिमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होकर रिसर्च के थ्रू कई सारे मरीजों पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू डॉक्टर्स ने पाया कि टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ में रिमिशन जो होता है वो एक तो मुश्किल से होता है। जनरली आसानी से वो रिमिशन का फेज पेशेंट अचीव नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका काफ़ी हाई होता है और कम समय के लिए होता है। और दूसरी तरफ अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाए तो डॉक्टर्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ निकल कर आती है कहीं ना कहीं कि टाइप 1 के कंपैरिजन में टाइप 2 डायबिटीज़ में रिमिशन पेशेंट जल्दी अचीव कर लेते हैं। जो जिनका भी पोटेंशियल है अचीव करने का वो कर पाते हैं, और टाइप 1 के कंपैरिजन में रिमिशन फेज जो है ज़्यादा लंबा होता है, जिससे पेशेंट को आफ्टर डायबिटीज़ जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है या डायबिटीज़ के थ्रू जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होती है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं राहत मिलती है। तो
टाइप 2 में ही बेसिकली हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा डॉक्टर्स का कहना है कि टाइप 1 में रिमिशन मुश्किल से आता है और ज़्यादा समय के लिए वो रिलीफ पेशेंट को मिलता भी नहीं है। तो टाइप 2 में एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ऐसे अब सारे पेशेंट का रिमिशन हो पाना मुश्किल है, तो जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनका रिमिशन हो सकता है उनके लिए एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं ABCDE। अब ये क्या है, तो A जो है एक A आपको दिखाता है एक टेस्ट को मेडिकल टर्म्स में, ठीक है, ये एक टेस्ट को दिखाता है जिसके तहत ये डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि मतलब लास्ट 2 और 3 मंथ्स में जो पेशेंट पे वो पेशेंट की जो स्टेटस देखते हैं, तो उनके लास्ट पेशेंट के पिछले 2-3 महीनों के वो ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल आप जो कहें उसका एक एवरेज वैल्यू डॉक्टर निकालते हैं कि पिछले 2-3 मंथ में पेशेंट के ब्लड में शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल औसतन कितनी रही। और उसके बाद B जो आता है, B आपका हो गया BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल भाषा में बात करूं तो ये होता है कि मतलब बॉडी वेट। तो सीधी सी बात है, अब ग्लूकोज लेवल जो A में डॉक्टर ने एवरेज ग्लूकोज लेवल चेक की पिछले 2-3 महीनों की पेशेंट की, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी एक वैल्यू की बात करें तो कहा जाता है कि 7% से कम, और हो सके तो 6.5% से भी अगर कम हो तो बेहतर माना जाता है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और B जो अभी मैंने बोला बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स के लिए, तो जो जिनकी बॉडी वेट ज़्यादा है उनकी रिमिशन थोड़ी सी आसानी से होगी वेट लॉस के थ्रू, क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा है तो वे पेशेंट वेट लॉस होगा आफ्टर मेडिकेशन एक्सरसाइज तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वेट लॉस होगी। अब वेट लॉस होगी तो रिमिशन फेज पाना आसान होता है। और दूसरी तरफ पहला जो मैंने बोला हेमोग्लोबिन, एवरेज हेमोग्लोबिन टेस्ट के लिए जो किया जाता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम आते हैं C पे। तो C जो होता है आपका पेप्टाइड टेस्ट होता है, जो ये बताता है कि मतलब इंसुलेशन सेक्रेशन को ये मेज़र करता है, इंसुलिन सेक्रेशन को ये मेज़र करता है। मैं इंसुलेशन मिस्टेक बोल दिया, इंसुलिन सेक्रेशन को ये मेज़र करता है। और कहीं ना कहीं इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट जो डायबिटीज़ से पीड़ित है वो टाइप 1 में है या टाइप 2 के उसके डायबिटीज़ हैं। और टाइप 1 में डायबिटीज़ होगी तो उसके रिगार्डिंग डॉक्टर अलग से मतलब ट्रीटमेंट करेंगे, और ऑब्वियसली बात है अगर टाइप 2 की डायबिटीज़ हैं तो उसके रिगार्डिंग अलग से ट्रीटमेंट होगी। और फिर हमारा D आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो D ड्यूरेशन को दिखाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को कितने दिनों से है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, कम समय से डायबिटीज़ से पीड़ित है पेशेंट, तो जल्दी रिमिशन का वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये ABCD की बात थी। अब लास्ट में आता है E। तो देखिए, चाहे मेडिकल साइंस हो, रियल लाइफ हो, कुछ भी फिक्शन की बात करें, लिटरेचर की बात करें, हर जगह कोई भी वर्क हो, कोई भी फील्ड हो, कहा जाता है कि लास्टली आपको इंथ्यूजियास्टिक होना पड़ता है, आपको किसी चीज़ के लिए इंथ्यूजियास्टिक होना पड़ता है। तो यहाँ E जो है इंथ्यूजियास्टिक के लिए ही आता है कि पेशेंट जहनी तौर पे कितना बिलीव करता है अपने आप में कि वो डायबिटीज़ को हराकर रिमिशन को अचीव कर लेगा या डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। तो ये इंथ्यूजियाज्म को दिखाता है हमारा E। तो ये ABCDE कॉन्सेप्ट उन पेशेंट के लिए बताया गया डॉक्टरों के द्वारा, रिसर्च टीम के द्वारा, जिनका टेंडेंसी है कि वो रिमिशन अचीव कर लें। तो वो अगर ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, अगर उनके एवरेज शुगर लेवल मेंटेन होती है, उनका मतलब फिर बॉडी वेट लूज़ होता है, बॉडी वेट को कम करते हैं, फिर उनका जो पेप्टाइड टेस्ट होता है, इंसुलिन सेक्रेशन अच्छा बनता है, अगर और फिर उनका ड्यूरेशन अगर ज़्यादा समय से वो बीमारी से नहीं पीड़ित हैं, जल्दी स्टेप्स लेते हैं नेसेसरी, और साथ में अपना जज्बा रखते हैं, इंथ्यूजियाज्म रखते हैं, तो वो रिमिशन को अचीव कर सकते हैं। अब क्या ऐसे पेशेंट जो रिमिशन नहीं अचीव कर पाएंगे, उनका सब कुछ क्या समाप्त हो गया? ये सवाल तो उठता है। तो रिसर्च टीम के थ्रू पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे पेशेंट जो रिमिशन अचीव नहीं कर पाते हैं उनका सब चीज़ समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए फिर वही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि मतलब उनके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट डॉक्टरों ने सुझाया है, जो है हमारा ABCD मंत्रा। अब ये ABCD मंत्रा क्या है? तो यहाँ फिर A सेम चीज़ है जो पहले मैंने बताया कि एवरेज ग्लूकोज लेवल वो मेंटेन रहना चाहिए,
और पहले भी मैंने बोला कि 7.7% से अगर कम है या तो बेहतर है, और 6.5% से कम है तो और भी लाजवाब माना जाता है। और फिर यहाँ से BCD थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर B की मैं यहाँ बात करूँ तो सीधी सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट B का निकल कर ये आता है कि पेशेंट जो है, जो हमारे पेशेंट हैं जो रिमिशन की खोज में है कि कहीं ना कहीं रिमिशन हम अचीव कर लें, तो उनके लिए अगर मैं B की बात करूं तो यहाँ पे मैं, क्योंकि कुछ डेटा मैंने भी आप लोगों के लिए निकाल कर रखा है, तो एक सेकेंड का मैं टाइम लूँगा। हाँ, ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर कम रहना चाहिए। यहाँ पे B का कॉन्सेप्ट उनके लिए ये है। अगर C की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फिर C में भी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। और मैं यहाँ पे उनके लिए D की बात करूँ तो फिर D की बात कहीं ना कहीं E से ही और बाकी चीज़ों से ही मैच करती हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल में डॉक्टर का कहना है कि उनको थोड़ा सा अपना रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, बराबर एक नियत खास समय अंतराल पे अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना होगा, अपने बॉडी का चेकअप कराना होगा, और अपना जो खाने का तौर तरीका है और तरह तरह के जो भोजन सेलेक्टिव होने चाहिए वो सब उनको करने होंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बेहतर लाइफ अच्छे से निकाल पाएंगे, और उनको भी मायूस होने की ज़रूरत ऐसे पेशेंट को भी नहीं है। क्योंकि देखा गया है कि अगर ऐसे पेशेंट जो रिमिशन अचीव कर भी लेते हैं तो वो रिमिशन का फेज ज़्यादा लंबा नहीं होता। कुछ महीने, कुछ सालों के बाद फिर से मतलब वो एक फेज आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि डायबिटीज़ दोबारा आता है। और दोबारा आता है तो कभी कभी देखा गया है कि काफ़ी उग्र रूप से और ख़तरनाक तरीके से भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इस डिबेट से कि डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड, या डायबिटीज़ अपने देश के सापेक्ष बोले तो संदर्भ में, तो डायबिटीज़ फ्री इंडिया कहीं ना कहीं उम्मीद तो सबकी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से अगर हम फ्री हो जाएं तो अच्छा होगा। यानी कि रिवर्सल जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं, रिवर्सल अभी जल्दबाजी होगी, डॉक्टर के लैंग्वेज में अगर कहें तो रिवर्सल अभी पाना जल्दबाजी है। लेकिन कोशिश जारी है कि क्योर ही हो जाए। अगर पेशेंट क्योर हो जाए तब तो बेहतरीन है, नहीं तो रिमिशन फेज को रिवर्सल के जगह लाया जाए। और जितना जल्दी पेशेंट रिमिशन अचीव करेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगेगा। और डायबिटीज़ के दौरान या डायबिटीज़ के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे पेशेंट को कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट अटैक्स, किडनी फेल्योर, स्ट्रोक, इम्पोटेंस, बहुत सारी एम्प्यूटेशंस, बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो कहीं ना कहीं जिसकी जड़ें जो है डायबिटीज़ में होती हैं। तो अगर हम उन कॉम्प्लिकेशंस को रिमिशन अचीव करके कंट्रोल कर पाएँ तो बेहतर होगा, और तब इन कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट को निजात मिलेगा। तो डायबिटीज़ के बावजूद भी वो एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे और टेंशन फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारे समाज में बहुत फैल गया है, और ये अगर इसकी नुकसान की बात की जाए तो व्यक्तिगत नुकसान के साथ साथ सामाजिक नुकसान भी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 की बातें थी, और दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट थे जिस पे अगर पेशेंट वर्क करे तो रिमिशन अचीव हो जाएगा, या फिर कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे जिसके कारण उसके डायबिटीज़ होने के बावजूद भी वो एक बेहतर ज़िंदगी की और फ्री ज़िंदगी की वो कल्पना कर सकता है और उसे साकार कर सकता है। तो अब तो आपको मेरे डिबेट से, इस डिबेट का एम भी पता चल गया होगा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मन में तो आइडियल केस में ये है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, लेकिन रिवर्सल इतना आसान नहीं। डॉक्टर के सेंस में अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ हमारा लक्ष्य है, और रिमिशन में मेनली डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जो मैंने अभी बहुत 2-4 नाम गिनाए, इम्पोटेंस, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, हार्ट स्ट्रोक, जो भी है ये सब ना हो, ताकि पेशेंट एक बेहतर ज़िंदगी की और आगे बढ़ सके। और इसमें अगर हम अपने देश की बात करें तो जैसे कि हमारी ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया डायबिटीज़, वो उनकी रिसेंट स्टडी इसके रिगार्डिंग आई है, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग। तो उसमें भी पाया गया कि ह्यूज नंबर्स में ऐसे हैं हमारे देश में लोग जो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। तो उनके लिए फिर वही सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ABCD कॉन्सेप्ट, और कोशिश करना है कि रिमिशन अचीव की जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ से
के साथ, डायबिटीज़ अपने साथ जो कॉम्प्लिकेशंस लाता है उससे निजात मिल सके। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी सौभाग्य से डायबिटीज़ ने परेशान नहीं किया है, डायबिटीज़ उनको नहीं हुई है, तो उनके लिए फिर सिंपल सा लॉजिक बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सावधानी बरतिए, थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाइए, चेंजेस लाइए, और तो फिर कंट्रोल हो जाएगा और आप उस फेज में जाओगे ही नहीं जो आपको फिर रिमिशन के लिए सोचना पड़े। तो आपको डायबिटीज़ फिर परेशान नहीं करेगा, अटैक आपको डायबिटीज़ की नहीं होगी, डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं ICMR की बात थी। तो ये इस वीडियो का निष्कर्ष है कि आज विश्व मधुमेह दिवस पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो 2 तरह की डायबिटीज़ की मैंने बात की, टाइप 1 टाइप 2, और बाकी चीज़ों के लिए मेनली टाइप 2 वालों के लिए भी बात की, और टाइप 1 वाले के लिए भी कुछ सुझाव डॉक्टर्स के नज़रिए से क्या है वो आपके समक्ष रखा हूँ। और ये कंटेंट जो है कहाँ से आया, तो ऐसे कंटेंट मैं ऑनलाइन स्टडी करके, रिसर्च करके आपके लिए लेकर आता हूँ। न्यूज़ आर्टिकल्स आती हैं आजकल, तमाम ऐसे साधन हमारे समक्ष हैं जो अगर हम रिसर्च वे में चीज़ों को निकालें तो हमें अराउंड द ग्लोब अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। मैं इसी के तहत इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आपको विश्व मधुमेह दिवस के दिन ये सब चीज़ों को आपके समक्ष रखूँ, क्योंकि डायबिटीज़ कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत नुकसान कर रहा है, और व्यक्तिगत, सामाजिक हर तरीके से नुकसान हम झेलते हैं इस बीमारी के जरिए, क्योंकि ये बीमारी कई सारे और बीमारियों को आमंत्रित करता है जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस के सेक्शन में बात की थी। तो अब मैंने यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा। तो मेरी एक कोशिश है कि हर एपिसोड के बाद एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ जो कि थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा मेन टॉपिक से। तो आज की अगर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करूं, समथिंग एक्स्ट्रा, तो थोड़ी सी अगर वैदिक काल पुराणों में हम लोग झांकें तो कठोपनिषद हमारा एक उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 है इनफैक्ट, और उसमें से 10-12 ही अभी अवेलेबल हैं, और उसमें से एक हमारा कठोपनिषद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यमराज और नचिकेता एक 10 वर्ष या उससे भी कम आयु का एक बालक है, उनके बीच में संवाद को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता भी होगा। तो ये उसकी थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, तो आखिर ये कैसे हुआ। तो एक मतलब नचिकेता के पिता वाजश्रवा थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में आप जानते हैं कि दान दिया जाता है, और वो मतलब गोदान कर रहे थे। उसी में उतने देर में बालक नचिकेता खेलता हुआ, जैसा कठोपनिषद में दिखाया गया है, बताया गया है, वहाँ पहुँचता है और पिताजी से वो थोड़ा वार्तालाप करता है कि आप गौदान कर रहे हैं, और जो गायें मैं देख पा रहा हूँ वो तो थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी हैं, और बालक के मन में तमाम प्रश्न उठते हैं कि इससे तो दूध भी नहीं हो पाएगा, और फिर ये गायें जो दान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका क्या ध्येय या उद्देश्य हो सकता है। तो वो पिताजी उसको कहते हैं कि अभी तुम बालक हो, तमाम चीज़ें होती हैं, यज्ञ हो रही हैं, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चंचल मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, और वो प्रश्न उस दान को रिगार्डिंग करता चला जाता है। तो ऐसे में और वजस्रवा को एक काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है हमारे वैदिक काल में, जो हम कठोपनिषद से जो निकल कर आती हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है कि वजस्रवा काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि नहीं, अब मेरे पुत्र को एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो इसकी जो सवाल है इसके मन के अंदर उसको समझा पाए। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि सूर्यपुत्र यमराज से अच्छा गुरु कौन ही होगा जो नचिकेता को समझा सके। तो वो नचिकेता को यमराज को, यानी कि सूर्यपुत्र यमराज को दान दे देते हैं, और वो दान जीवित देते हैं, जीवित बालक को दान देते हैं, इस ध्येय से कि वो वहाँ जाए तो यमराज से अच्छा गुरु कौन होगा, वो इन चीज़ों को, इसके जो मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन चीज़ों को यमराज बताएंगे। तो
इसके रिगार्डिंग नचिकेता यमराज भी बहुत सारे उसके परीक्षा लेते हैं और वो बालक उस सारे परीक्षाओं में खरा उतरता है, तो यमराज खुश होकर उसे बहुत सारे वरदान भी देते हैं। और उसी संवाद में यमराज से नचिकेता जन्म, मृत्यु, आत्मा, तमाम ऐसी चीज़ों पे बात करता है। उसी को कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के रूप में दिखाया गया है। अगर आपको ज़्यादा उत्सुकता बढ़ रही है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो यही था आज का समथिंग एक्स्ट्रा। अब लास्ट में मैं क्विज़ की बात करता हूँ। तो अभी मैंने जब समथिंग एक्स्ट्रा टॉपिक आपसे बात कर रहा था तो उपनिषद की बात की। तो आज का मेरा क्विज़ क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। व्हाट डज द वर्ड उपनिषद मीन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे और बहुतों को पता भी होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और पहली वीडियो है, वाइंड अप करने से पहले फिर कहूँगा, कुछ सुझाव हैं, आमंत्रित हैं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि पहली वीडियो है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आप लोग बताएंगे तो करने की मैं कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कोई वेल रिसर्च टॉपिक और समथिंग एक्स्ट्रा और क्विज़ के साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और विश्व मधुमेह दिवस पे अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में जो डिस्कस हुई हैं उसके लिए जागरूक कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।